to your YouTube channel, The Weirdos. Today we'll be starting with the very important chapter that is gravitation. बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है. हम लोग ये टॉपिक को जो चैप्टर है उसको टॉपिक वाइज हम लोग करेंगे और बहुत ही धीरे धीरे करेंगे सो दैट आपको हर एक कंसेप्ट क्या हो ठीक से समझ में आए. स्टार्टिंग पार्ट इज द इंट्रोडक्शन. जब मैं बात करता हूँ ग्रेविटेशन, हम सबको पता है कि अर्थ हर एक जो ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास मास है उसको अपनी तरफ क्या करता है, खींच के रखता है, राइट? उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन. वो फिनोमिनन को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन. एंड द फोर्स जो हम सब पे एक्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. अब इसकी हिस्ट्री में जाते हैं हम लोग, थोड़ा पहले इसकी हिस्ट्री में जाते हैं. तो हम सबको पता है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स वाज डिस्कवर्ड बाय द सर आइजैक न्यूटन. आप देख सकते हो ये हमारा एक ट्री है. आपके पेज नंबर 1 में आपका डायग्राम दिया है, उसमें हमारा ये अर्थ यहाँ पे ऐसे न्यूटन, ठीक है, ये हमारे न्यूटन है. न्यूटन भाई आराम से बैठे हैं यहाँ पे. और हमको पता है क्या होता है, एप्पल क्या होता है, गिरता है. एप्पल क्या होता है, गिरता है. सो जो एप्पल जो गिरता है, राइट, तो उस टाइम पे हम सबको पता है स्टोरी क्या है कि द न्यूटन जस्ट स्टार्ट्स टू इमेजिन कि व्हाई द एप्पल वाज फॉलिंग स्ट्रेट अवे डाउन, व्हाई नॉट इन मतलब ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्यों नहीं गया, सिर्फ वर्टिकली क्यों आया, राइट, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया, मतलब और कोई डायरेक्शन में क्यों नहीं गया. और सीधी बात है, उस टाइम पे अगर न्यूटन बाकी किसी को जाके पूछता, अरे मैंने देखा पेड़ के ऊपर से ना एप्पल नीचे गिरा, तो पब्लिक क्या बोलती, हाँ भाई तो पेड़ के ऊपर से गिरेगी ना, राइट, उड़ेगी तो नहीं. बट ये उस टाइम की बात हुआ रहेगा, राइट. तो इससे पता चलता है कि जो भी साइंटिस्ट होते हैं ना, उनकी ऑब्जर्वेशन जो चीज होती है, राइट, और जो देखना होता है, देखने का नजरिया हम जो बोलते हैं वो अलग होता है. इससे हम पता चलता है कि अगर हम लोग साइंस के बारे में बात करते हैं, यू शुड ऑलवेज हैव अ हैबिट ऑफ क्वेश्चनिंग. नॉट ओनली हैबिट, आपके अंदर होना चाहिए. यू शुड बी पैशनेट अबाउट द सब्जेक्ट. जैसे न्यूटन थे, तो न्यूटन को क्वेश्चन आया कि नहीं यार एप्पल गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा. एंड उसके बाद उन्होंने क्या किया, बहुत सारी चीजें मतलब फाइंड करना स्टार्ट की. अब ग्रेविटेशन की हम जो बात करेंगे इसमें दो चीजें हैं, राइट, कि आप बोलोगे एक होता है सर्कुलर मोशन, राइट, और एक होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स. अब मैं जब बोलता हूँ आपका सर्कुलर मोशन, व्हेन यू टॉक अबाउट द सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन मतलब क्या कि अभी हमको पता है ये अर्थ है. जैसे मैंने आपको बोला कि अर्थ हर जो भी ऑब्जेक्ट होता है, जो भी ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास है उसको अपनी तरफ वो खींच के रखता है, उसको अपनी तरफ वो खींच के रखता है. तो ऐसा कोई चीज नहीं है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, राइट. हाँ, हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि जीरो ग्रेविटी हम लोग बोलेंगे, तो हाँ भाई स्पेस में हम बोल सकते हैं जीरो ग्रेविटी. हम बोलेंगे कि और किधर जीरो ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, तो यस हम लोग बोल सकते हैं कि अर्थ के बीचों बीच जीरो ग्रेविटी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है. अब जो मून है वो कंटिन्यूसली क्या करता है, अर्थ के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व होता रहता है. समझ लो, मून कंटिन्यूसली अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है. अगर आप ध्यान दोगे, अगर समझने में ट्राई करोगे, तो आपको पेज नंबर 2 पे, पेज नंबर 2 पे आपको एक डायग्राम दिया है, ठीक है. उस डायग्राम के से फॉर एग्जांपल ये एक आपका स्ट्रिंग है, ठीक है. तो हमको पता है उस स्ट्रिंग को आप डायग्राम देख भी सकते हो. उस स्ट्रिंग को अगर मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूँ, तो स्ट्रिंग क्या हो रहा है, मैं उसको ऐसे फेंक रहा हूँ, मैं फोर्स ऐसा एक्ट कर रहा हूँ. अगर मैं उसको ऐसा करके छोड़ दूंगा तो जो स्ट्रिंग रहेगा वो स्ट्रेट जाएगा. स्ट्रिंग क्या होगा, स्ट्रेट जाएगा. ऐसा मैंने छोड़ दिया, स्ट्रेट जाएगा. बट मैंने उसको बीच में यहाँ पे बोलता ना, यहाँ पे नब्स पकड़ के रखी है स्ट्रिंग का ऐसे, तो उसकी तरफ मैं घुमा रहा हूँ, तो स्ट्रिंग एक्चुअली जाना किस तरफ जाता है, इस तरफ जाता है, बराबर, इस तरफ जाता है. यहाँ पे तो फिर यहाँ पे तो उसका डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है. उसका डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब उसका डायरेक्शन आप देख लो इस तरफ है, बट यहाँ पे आते थे उसका डायरेक्शन इस तरफ हो रहा है. तो आप देखोगे एक तरीके से क्या हो रहा है, ऐसा सर्कल बन रहा है, ऐसा सर्कल बन रहा है. तो ये सर्कल क्यों बन रहा है, बिकॉज बीच में क्या हो रहा है, एक फोर्स क्या हो रहा है, एक्ट हो रहा है. बीच में क्या आपका एक फोर्स एक्ट हो रहा है. अब इसको मैं और बेहतर तरीके से अगर समझाऊं, और अगर बेहतर तरीके से समझाओ तो मतलब क्या, अगर हमने 9th में डायग्राम भी देखा था कि अगर एक ये सर्कुलर डिस्क है, राइट, ये एक सर्कुलर डिस्क है. अगर ये सर्कुलर डिस्क ऐसा है, ठीक है, उसको क्या अगर समझो ये घूम रहा है, ये घूम रहा है. तो अगर मैं एक समझो 5 रुपीज का कॉइन अगर यहाँ पे रखूंगा, तो ये भी क्या होगा, ये भी इसके घूमेगा क्या, ये नहीं घूमेगा, राइट. जब ये यहाँ पे रहेगा, ये क्या होगा, फटाक से बाहर फेंक जाएगा. आपने इससे कॉइन रखा तो क्या होगा, बाहर की तरफ यहाँ पे चले जाएगा. अगर आपने उसको रिवॉल्व को यहाँ पे रखा है तो यहाँ पे गिर जाएगा, यहाँ पे रखा तो यहाँ पे गिर जाएगा. तो इससे मालूम पड़ता है कि डायरेक्शन इस तरफ है, डायरेक्शन किस तरफ, इस तरफ है. तो उसी तरह से स्ट्रिंग भी क्या होगा, उसको छोड़ोगे तो चले जाएगा. बट स्ट्रिंग क्या हो रहा है, स्ट्रिंग को यहाँ पे हमने एक तरीके से काइंड ऑफ बाइंड करके रखा है. जैसे अगर मैंने उस कॉइन को किसी तरह से यहाँ पे बाइंड करके रखा है, तो क्या होगा, कंटिन्यूसली राउंड द क्लॉक मतलब ऐसा घूमते रहेगा. समझ रहे हो ये वाला पार्ट. तो उस हिसाब से अगर देखूंगा तो मेरा जो स्ट्रिंग है ये इस तरफ है, मेरा स्ट्रिंग क्या होता है, पूरा गोल गोल घूमते रहता है, बिकॉज यहाँ पे बीच में एक क्या है, फोर्स है.
सो इससे क्या पता चलता है कि अगर आपको सर्कुलर मोशन में रखना है, कोई भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में रखना है, समझ लो ना, ऐसे स्ट्रिंग अगर उसको मैं छोड़ दिया तो सीधा जाएगा, बट अगर उसको पकड़ के रखा है तो क्या होगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट उसको अंदर की तरफ कोई फोर्स खींच के रखा है और उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सो हम बोल सकते हैं द फोर्स एक्टिंग इनवर्ड्स द सेंटर इज टर्म्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से क्या आता है आपका, कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें आता है सर्कुलर मोशन में। ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स द ऑब्जेक्ट कम्स इन अ सर्कुलर मोशन। सो इन दिस केस इफ आई टेक इनटू कंसीडरेशन, तो अर्थ की अगर मैं बात करूं तो अर्थ क्या कर रहा है, अर्थ भी मून की तरफ क्या कर रहा है, आपका एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट आपका, उसको भी कोई पकड़ रखा है जिसकी वजह से मून ऐसा कंटिन्यूसली रिवॉल्व होता रहता है, और ये क्या है, ये आपका है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स इज नथिंग बट आपका सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, जिसकी वजह से मून क्या कर रहा है, आपका एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है अराउंड द अर्थ। तो अभी अकॉर्डिंग टू हम लोग हमने न्यूटन के लॉ के हिसाब से पढ़ा है, तो हमको पता है कि हर जो ऑब्जेक्ट होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट में, अगर हम लोग अपनी पृथ्वी की बात करते हैं, हम अर्थ के बारे में बात करते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या करता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स आपका रहता है बीचों बीच। इसकी वजह से क्या होता है कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। अब भी बोलोगे सर ये कैसे होता है, ये अट्रैक्ट कैसे होता है, क्योंकि अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग चिपक जाएंगे एक दूसरे को, अट्रैक्शन होता है। और वो कैसे होता है हम लोग आगे देखेंगे, मतलब केप्लर लॉ के बाद मैं बताऊंगा आपको। बट आपको यहाँ पे समझना जरूरी क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर सर्कुलर मोशन में रहना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक इनवर्ड फोर्स चाहिए, और वो इनवर्ड फोर्स इज नथिंग बट द सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट करता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स करते हैं। तो सीधी बात है, अर्थ भी सेंट्रीपिटल फोर्स से क्या कर रहा है, और मून को अपने अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, बट वहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी तरह से सन के पास भी जाओगे तो सन का भी आपको एक ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा, और सन भी इसी तरह से क्या करता है, अगर आप यहाँ पे सन रख दो, यहाँ पे अर्थ रख दो, अपना मर्क्यूरी वीनस, तो सन भी क्या कर रहा है, इस तरह से सोलर सिस्टम में अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से बाकी लोग अपने अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में नचा रहे हैं, हम बोल सकते हो। ठीक है, सो ये वाला पार्ट हो गया आपका, राइट। तो आपका अगर मैं देख लो कि मैं कुछ छोड़ तो नहीं गया हूं, तो फर्स्ट आपका पेज में यही बताया आपको, ठीक है। फिर सेकंड पेज पे यही था, द फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड अ सर्कल एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने आपको स्ट्रिंग का एग्जांपल दिया, मैंने आपको इसका अर्थ का, मून का एग्जांपल दिया, और दूसरा एग्जांपल मैंने आपको किसका दिया, अपना ये सीडी प्लेयर कोई है, राइट, उसके ऊपर मैंने फायर से कौन रखा तो आगे चलेगा। तो हर बार क्या तो डायरेक्शन रहता है, राइट, समझ लो, हर बार डायरेक्ट। तो अगर मैं बोलूंगा कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे और वो यहाँ पे है, यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर इस तरफ जा रहा है डायरेक्शन, नहीं, टेंजेंट ड्रॉ करो तो आपको डायरेक्शन मालूम पड़ जाएगा। आप टेंजेंट ड्रॉ करो, राइट, कोई ऑब्जेक्ट उसको आपको फाइंड करना है सर्कुलर मोशन में, उसका डायरेक्शन ये पॉइंट पे क्या है, तो आप उसको क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ करो, देन यू विल अंडरस्टैंड, आपको टेंजेंट मिलेगा। तो इससे मालूम पड़ता है कि वो जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, जाना चाहता है स्ट्रेट लाइन में, बट उसको क्या हो रहा है, एक इनवर्ड फोर्स अपनी तरफ खींच के रख रहा है, और वो इनवर्ड फोर्स नथिंग बट द सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे बार रिपीट किया सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या। ओके, तो इसके बाद यही पूरा पार्ट है। Similarly, the sun must be attracting the planets, including the Earth, towards itself. Okay? इसके बाद we'll be doing the, अभी हम लोग करेंगे Kepler's law. ठीक है? तो यहां तक I think each and everything is clear to you. Okay? अभी इसके बाद हम करेंगे Kepler's law. So याद रखना अपने को कि जो gravitational force is equal to the centripetal force, and the centripetal force, due to the centripetal force, the object tends to be in a circular मोशन। ओके, ठीक है। प्लैनेटरी जो मोशंस होते हैं, हमने देखा है कि एस्ट्रोनॉमर्स उनके बारे में स्टडी करते हैं कि प्लैनेट किस तरह से मोशन करता है। हमको पता है कि इट जस्ट जैसा एक इलेक्ट्रॉन एक
आप बोल सकते हो जो उसके न्यूट्रॉन के अराउंड, हम लोग जो बोलते हैं मेन एटम के अंदर जो हमको पता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, जो मेन एटम का न्यूक्लियस जो होता है उसके अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है। उसी तरह से सन के अराउंड क्या होता है, आपके बहुत सारे जो आपके जो जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे, वो क्या होते हैं, रिवॉल्व होते हैं। सो सिंस एंशिएंट टाइम्स एस्ट्रोनॉमर्स वो लोग प्लैनेटरी मोशंस को स्टडी कर रहे थे, एंड बिफोर गैलीलियोस जितने भी आपके जो डिडक्शंस होते थे, राइट, और जो इन्फ्लुएंस वो लोग निकालते थे, दैट वाज टोटली बेस्ड अपॉन द नेकेड आई। उसके बाद टेलीस्कोप हुआ, एंड देन फिर चीजें क्या हुई, धीरे धीरे हमारा आगे बढ़ने लगी। अब बात करते हैं केपलर की। तो यहाँ पे जोहान्स केपलर, इन्होंने भी क्या प्लैनेटरी मोशंस को स्टडी किया, और उन्होंने 3 लॉ दिए, राइट। ही स्टडीड द प्लैनेटरी मोशन, और उन्होंने 3 लॉ दिए, और जो 3 लॉ दिए, हम इन तीनों लॉ को हम बोलते हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स सेकंड लॉ एंड केपलर्स थर्ड लॉ। अगर मैं बात करूं आपके फर्स्ट लॉ की, एक सेकेंड, राइट। तो फर्स्ट लॉ से पहले हम लोग बात करते पहले कि क्या बोला गया है कि आपका जो केपलर लॉ है, राइट, वी टॉक अबाउट द केपलर्स लॉ। तो जितने भी आपके प्लैनेट्स है उनका मोशन कैसा होता है, इट इज ऑलवेज एज एन एलिप्टिकल ऑर्डर, राइट। कभी भी हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल, अगर हम लोग सर्कल की बात करेंगे, राइट, तो सर्कल हमको पता है ऐसा होता है, ठीक है, बट एलिप्स आपका, राइट, ऐसा होता है थोड़ा सा। तो जैसा आपको पता है सर्कल में आपका एक फोकस होता है, ठीक है, मतलब बीच वाला सेंटर वाला पार्ट। उसी तरह से आपका एलिप्स में क्या होता है, आपके 2 फोकाई होते हैं, राइट। एलिप्स आपके क्या होते हैं, 2 फोकाई होते हैं, मतलब 2 फोकस होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, व्हेन यू टेक इट टू कंसीडरेशन, ये आपका एलिप्स है, इसमें आपको देख सकते हैं F1 एंड F2, ये 2 आपके क्या है, फोकस है। तो यहाँ पे क्या बोले आपको देख सकते हो, ये है आपका एक मेजर एक्सिस और ये आपका एक माइनर एक्सिस। अगर मैं इसमें क्या करूंगा, इफ आई टेक इट टू कंसीडरेशन, मैं कुछ पॉइंट्स लेता हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक में आपके दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे समझो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया B, तो ऐसा करता हूँ, B नहीं, हाँ B ले लेता हूँ, रुको, यहाँ पे एक A ले लेता हूँ और यहाँ पे C ले लेता हूँ, ठीक है, जैसा आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। तो उसके साथ हम लोग फाइंड करते हैं, राइट, ये हो गया। फिर अगर मैं इसको से लिखूं तो क्या मुझे मिलेगा, B F1 प्लस B F2, राइट। फिर अगर ए देखो, मुझे ए से स्टार्ट करना चाहिए, बट अभी मैंने बी लिखा तो आपको तो क्या मिलेगा, ए F1 प्लस ए F2 इज इक्वल टू, समझ लो, ए F1 प्लस ए F2 इज इक्वल टू बी F1 प्लस बी F2। इससे क्या मालूम पड़ता है हमको, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकस, मतलब आपका ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट घूमेगा और हमेशा जो सन रहेगा, हमेशा जो सन रहेगा, यहाँ पे मैं बना रहा हूं, सन आपका हमेशा क्या रहेगा, एक फोकस पे रहेगा, राइट। हाँ, यहाँ पे देखो, ये सन आपका एक हमेशा क्या रहेगा, फोकस में रहेगा। वो यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि हमने देखा F1 और F2 दो होते हैं, राइट। या मैं पहले डिड्यूस कर रहा हूँ। फिर ये हो गया आपका ए F1 प्लस ए F2 हो गया। उसी तरह से अगर मैं सी की बात करूँ तो सी F1 प्लस सी F2, तो मुझे क्या आ जाएगा, सी F1 प्लस सी F2। तो बेसिकली ये है क्या, ये है क्या। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करें कि बेसिकली एलिप्स का बात करें, तो आपको दिया डायग्राम में एलिप्स के कर्व है, राइट, ऑब्टेन व्हेन अ कोन इज कट इन एन इंक्लाइंड प्लेन, राइट। अगर ये आपका कोन है, ये आपका कोन है, इसको आपने कैसे किया, अगर ऐसे प्लेन में आपने कट किया, आप डायग्राम में देख सकते हो, तो आपको क्या मिलेगा, एलिप्स मिलेगा। इट हैज 2 फोकल पॉइंट्स, आपके 2 फोकल पॉइंट होते हैं, F1 F2 मैंने बना दिया, राइट। एंड द सम ऑफ द डिस्टेंस, हमेशा जो सम ऑफ द डिस्टेंस होता है बिटवीन द 2 फोकल पॉइंट फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ द कर्व इज कांस्टेंट। हमेशा हमेशा क्या लिखा है, द सम ऑफ द डिस्टेंस, द सम ऑफ द डिस्टेंस, द सम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 फोकल पॉइंट्स, F1 एंड F2 2 फोकल पॉइंट है, इन दोनों के बीच का जो सम होता है, इन दोनों के बीच का जो सम होता है, हर एक पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट लो, यहाँ पे कोई पॉइंट लो, यहाँ पे कोई पॉइंट लो, हमेशा वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सो फिगर F1 एंड F2 आर द 2 फोकल पॉइंट्स ऑफ द एलिप्स शोन। और अगर हम ए, बी और सी को 3 पॉइंट कंसिडर करें एलिप्स में, तो हमको क्या वैल्यू मिलता है, ए F1 प्लस ए F2 इज इक्वल टू बी F1 प्लस बी F2 इज इक्वल टू सी F1 प्लस सी F2। तो यहाँ पे क्लियर हो गया इतना पार्ट एवरीवन। तो आइए समझ लो कि अगर कोई भी हम लोग पॉइंट लेते हैं एलिप्स में, उसके 2 फोकल पॉइंट के बीच में, F1 और F2, इन दोनों के बीच पॉइंट में B पॉइंट लो, A पॉइंट लो, C पॉइंट लो, इनके हमेशा जो सम होता है ना, सम वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। याद रखो, मैंने यहाँ पे F1 और F2 इन दोनों के बीच में मैंने एक पॉइंट लिया था A, इनका सम ऑफ डिस्टेंस। फिर मैंने F1 और F2 लिया, मतलब 2 फोकस पॉइंट में दो जो फोकल पॉइंट है,
इनका आप देख सकते हो जहां पे भी एट एवरी पॉइंट, एलिप्स में कोई भी पॉइंट आप इनसे क्या करो, आप इसको एड अप करो तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो AF1 प्लस AF2 इज इक्वल टू BF1 प्लस BF2 इज इक्वल टू CF1 प्लस CF2। सिंपल सी बात है, राइट, कंफ्यूज नहीं हो रहा है। हमने एक एलिप्स लिया, राइट, एलिप्स हमने क्या लिया, A पॉइंट लिया, B पॉइंट लिया, C पॉइंट लिया, दो बिटवीन द टू फोकल पॉइंट, और हम उनके कभी भी आप देखोगे ऐसा जो वैल्यू होता है उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसका वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। इन दोनों का कांस्टेंट, इन दोनों कांस्टेंट, इन दोनों कांस्टेंट, तो इसलिए वो वैल्यू क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है, हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो आपका एक डू यू नो वाला पार्ट था। अब मैं बात करता हूँ केप्लर्स फर्स्ट लॉ की। केप्लर्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। तो हमेशा जो प्लैनेट रहेगा वो रिवॉल्व सन के अराउंड कैसा होगा, इन एन एलिप्टिकल ऑर्डर, और सन हमेशा कहां पे रहेगा, एक फोकस पे रहेगा, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, ठीक है, दो फोकस पे। सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ क्या बोलता है, केप्लर सेकंड लॉ स्टेट्स दैट द लाइन joining the planet sweeps out equal area in equal interval of time। जब मैं बात करता हूँ इक्वल एरिया एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो सन यहाँ पे, समझ लो सन यहाँ पे, अगर अर्थ यहाँ पे, अगर अर्थ यहाँ पे, तो अब सीधा अब देखोगे तो यहाँ पे बोला इक्वल एरिया एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अभी समझो ये पॉइंट एक है और ये एक पॉइंट है, ठीक है, और हम छोटा पॉइंट लेते, ठीक है, ऐसे। तो आप देखोगे एक चीज आपको याद रखना है, राइट, एक चीज हमेशा आपको याद रखना है, जब अर्थ आपका रिवॉल्व हो रहा है, अर्थ आपका क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है इन इलेक्ट्रिकल ऑर्डर सन में, तो आप देख सकते हो ये समझो यहां से लेके यहां तक वो एक क्या कर रहा है, एक एरिया कवर कर रहा है, वो क्या एक एरिया कवर कर रहा है, और वो एरिया समझो A1, वो एरिया है A1, तो A1 उसने एरिया कवर किया, ठीक है। तो द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट्स स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और समझो यहां से लेके ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक आने के लिए, ठीक है, ऐसे ऑर्बिट में घूम रहा है ना, तो ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट में आने के लिए समझो उसको कुछ हम लोग फॉर एग्जांपल लेते हैं उसको 5 मंथ्स लगे, ठीक है, उसको कुछ 5 मंथ्स लगा आने के लिए, यहां से यहाँ पे आने के लिए। तो अब क्या होता है, अब वही अगर अर्थ यहाँ पे रहेगा, अर्थ यहाँ पे रहेगा और वो यहाँ पे आ रहा है, तो उसको उतना ही टाइम लगेगा। अब बोलो सर ऐसे कैसे, यहाँ पे देखो मतलब इतना एरिया वो कवर कर रहा है, सेम एरिया यहाँ पे भी कवर करेगा और सेम टाइम में, ऐसे कैसे, तो इसका आंसर बेसिकली क्या पता है क्या, इसका आंसर बेसिकली क्या है कि हमेशा हमेशा सन से दूर जब अर्थ रहता है, सन से जब अर्थ दूर रहता है उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, कम रहती है। सन से अगर दूर है तो वेलोसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। सन से अगर अर्थ नजदीक है तो वेलोसिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। एंड जस्ट अब ये कैसा होता है हम धीरे धीरे आगे समझेंगे, बट जस्ट यही कंसेप्ट अगर आप समझ में आ जाएगा आपको कि अगर यहाँ पे वो 5 महीना लगा रहा है तो यहाँ पे उतना एरिया को वो क्या कर रहा है, उतने एरिया को 5 महीना कवर कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे अर्थ की जो वेलोसिटी है वो क्या है, ज्यादा है। अर्थ की वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा है और अर्थ की वेलोसिटी यहाँ पे कम है। तो अगर आप डायग्राम भी देखो आपका, राइट, अगर आप अपने टेस्टबुक का भी डायग्राम देखो, अगर आपको दिखता रहेगा तो डायग्राम में आपको दिखेगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके बी तक उसको इतना टाइम लग रहा है, फिर यहाँ से ये एरिया आप देखो, ये तीनों एरिया आपके क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। मतलब यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, किधर भी आप बनाओ, राइट, आप किधर भी आप बनाओ तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, वैल्यू क्या रहेगी आपकी, इक्वल रहेगी। So the line joining the planets sweeps out equal area in equal interval of time। तो यहाँ से यहाँ पे इतने एरिया को आने के लिए उसको 5 मिनट लगेगा, तो यहाँ से इतना आने को इसको 5 मिनट लगेगा, राइट। तो यहाँ पे उसको उसकी वेलोसिटी कम रहेगी और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। क्यों, कैसे रहेगी, हम लोग क्या करेंगे, आगे देखेंगे। सो अगर आप देख सकते हो द फर्स्ट लॉ क्या बोला है, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट एनी ऑफ द फोकाई, दो फोकाई लेते हैं, राइट। फिर दूसरा लॉ क्या होता है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, एक प्लैनेट और सन, इनको जो लाइन अगर ज्वाइन कर रहा है हमेशा इक्वल एरिया रहेगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ए बी, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया ए बी, राइट, यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया, ए बी वाला एग्जांपल दिया है, ए बी एंड सी डी आर डिस्टेंस कवर्ड बाय द टाइम। यहाँ पे हो गया आपका सी एंड डी, इन लोगों ने इतना डिस्टेंस क्या किया, उन्होंने ट्रैवल किया है, ओके, ये पॉइंट से। After equal interval of time, the position of the planet starting from A and C are shown by B and D respectively।
द स्ट्रेट लाइन एएस एंड सीएस स्वीप्स ऑफ इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इन शॉर्ट इसमें अगर आप देखोगे तो एक ही बात है कि आपका इसका ये एरिया A1 है और अगर ये एरिया A2 है तो हमेशा क्या आएगा A1 इज इक्वल टू A2। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट्स स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी कम रहेगी अर्थ की और यहाँ पे वेलोसिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो उतना ही क्या होता है जो आप ऐसा जो डिस्टेंस दूर है वो क्या होता है, मैनेज हो जाता है, राइट, क्योंकि वेलोसिटी के हिसाब से। तो ये था और ये कैसा होता है हम आगे देखेंगे। तो ये अपना केप्लर्स सेकंड लॉ भी हो गया। अब इसके बाद जो रहेगा हम देखेंगे केप्लर्स थर्ड लॉ। फर्स्ट जो लॉ था केप्लर्स का फर्स्ट लॉ, वो ये बोलता है कि जो भी आपका प्लैनेट रहेगा वो हमेशा कैसा घूमेगा, ऐसा एलिप्टिकल ऑर्डर में घूमेगा अराउंड द सन, और सन हमेशा क्या रहेगा, एट वन ऑफ द फोकाई रहेगा। ओके, हमने ये पढ़ा था, ठीक है। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज अ एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। हमेशा जो प्लैनेट रहेगा एलिप्टिकल ऑर्डर में घूमेगा और सन हमेशा एक फोकाई पे रहेगा। सेकंड जो लॉ था हमने पढ़ा था कि द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। और ये मैंने आपको क्यों बोला था, बिकॉज जब अर्थ सन से दूर रहेगा तो उसकी वेलोसिटी कम रहेगी और वही अगर नजदीक रहेगा तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी। तो हमेशा इक्वल एरिया कवर होगा, हमेशा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये भी हमने फाइंड किया था और हमने ये वाला पॉइंट भी देखा था, राइट। इसमें भी हमने ये समझा था क्या कि इट हैज टू फोकल पॉइंट्स। अगर आप देखोगे एक एलिप्स में दो फोकल पॉइंट होते हैं F1 और F2। द सम ऑफ द डिस्टेंस टू द टू फोकल पॉइंट फ्रॉम एवरी पॉइंट। हमेशा अगर हम लोग एक दो डिस्टेंस को सम करेंगे कोई भी पॉइंट पे, बी हो, ए हो, सी हो, आपने कोई भी पॉइंट लिया तो हमेशा उसका जो कर्व में, एलिप्टिकल कर्व में अगर आपने कोई भी पॉइंट लिया है, ये आपका एलिप्टिकल है, ये कर्व में आपने बी पॉइंट लिया है, ए पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट लो, ई पॉइंट लो, कोई भी पॉइंट लो और उसको आप ज्वाइन करो बिटवीन द टू फोकल पॉइंट्स, आपको जो वैल्यू मिलेगी हमेशा क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। और वो हमने यहाँ पे फाइंड करके बता दिया। अब इसके बाद आप देखोगे तो केप्लर्स का आपको थर्ड लॉ है। ये बहुत ही सिंपल लॉ है, केप्लर्स थर्ड लॉ। तो केप्लर्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, द स्क्वायर ऑफ इट्स द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब प्लैनेट का अराउंड द सन, मतलब एक सन है, अपना सन है, ये सन है और अर्थ ने इसके अराउंड एक चक्कर घुमाया, राइट। तो उसका एक पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन हो गया, दो घुमाया तो दो, तीन हो तो तीन। तो यहाँ पे क्या बोला है, तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन मतलब क्या, रिवॉल्व होने को कितना टाइम लगता है, रिवॉल्व होने को जो टाइम लग रहा है वो कितना है। तो यहाँ पे क्या बोला है, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ओके, टाइम की बात कर रहे हैं, उसका स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन is directly proportional to the cube of mean distance of the planet from the sun। अब हम बोलोगे सब क्यूब ऑफ mean distance ऐसे क्यों बोला गया है, राइट। तो इसको अगर हम देखेंगे, अभी हमको पता है कि हम जब एलिप्स में बात करते हैं, राइट, एलिप्स हम देखेंगे तो सन यहाँ पे, राइट, और यहाँ पे है, राइट, ये पूरा पार्ट हो गया। तो यहाँ पे एक पार्ट है, यहाँ पे एक पार्ट है। तो अर्थ का जो डिस्टेंस रहेगा ये फोकस पे वो क्या है, कम है। यहाँ पे क्या रहेगा, अभी वो इस पे क्या है, ज्यादा है। तो अनलाइक आपका सर्कल में जहां पे आपका रेडियस का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, अगर आप रेडियस लोगे, राइट, अगर आप रेडियस लोगे तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा कहीं पे भी आप जाओगे रेडियस में। बट एलिप्स में आपको कांस्टेंट नहीं, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा कम है, यहाँ पे। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम उसको एक प्रॉपर वैल्यू नहीं ले सकते रेडियस का जो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट, बिकॉज ये एलिप्स है, ये सर्कल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि हम मीन डिस्टेंस लेते हैं। हम क्या लेते हैं, we take the mean distance is directly proportional to the cube of the mean distance of the planet from the sun। so इधर आएगा आपका r cube, इधर आएगा आपका r cube। सीधी बात है, क्योंकि रेडियस आपका हम ले रहे मीन डिस्टेंस ले रहे, अंडरस्टैंडिंग। तो अब इसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, राइट। तो अगर मुझे कांस्टेंट लाना है तो मैं क्या करूंगा, k into r cube, फिर इसको आगे अगर मैं लूंगा तो क्या आएगा, t square upon r cube is equal to k, that is a constant। ये आपको दिया है, understood। the square of the period of a revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of the planet from the sun। इसके वैल्यू अलग अलग होता है, and that's the reason we take the mean because it's not a circle, it's a ellipse। तो ये था अबाउट द केपलर। और अब अभी केपलर ने ये जो लॉ फाइंड किया, राइट, प्लैनेट्स का, राइट, उसको भी पता नहीं था ये जो प्लैनेट ये जो लॉ फॉलो करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसने ऑब्जर्व किया और उसने बताया कि क्यों करते, व्हाई डू दे ओबे द लॉ, राइट, व्हाई डू दे ओबे दिस लॉ। एंड बट ये जो लॉस थे, ये जो लॉस ने न्यूटन को बहुत ही हेल्प किया उसके ग्रेविटेशन के फर्दर थियरीज में। तो वो हमको क्या करें, हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट। हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या, हमने सेंट्रीपिटल फोर्स देखा जो ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वल है और जिसकी वजह से हमारा
जो स्ट्रिंग था वो मोशन में आया था और उसी तरह से हमारा मूव मोशन में आया था। हाँ, उसमें और एक बात थी, आप देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रिंग आपको दिख रहा है, जो आपको स्ट्रिंग क्या कर रहा है, स्ट्रिंग आपको दिखता है जैसे ये स्ट्रिंग है जो क्या कर रहा है, खींच रहा है सर्कल के फॉर्म में, उसको उस स्टोन को क्या कर रहा है, घुमा रहा है, बट अर्थ में दिखता नहीं है वो, ठीक है। अर्थ में भी ऐसा स्ट्रिंग जैसे ये बट कोई दिखता नहीं, बट जो इनविजिबल फोर्स है वो फोर्स आपका क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो ड्यू टू दैट सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स, आपका मून आपका क्या है, रिवॉल्व करता है। हम क्या करते हैं, अर्थ की तरफ बाइंड रहते हैं, वो हमने देखा था न्यूटन के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने केपलर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ देखा। फर्स्ट लॉ बोलता था कि प्लैनेट हमेशा एलिप्स है और सन हमेशा एट वन ऑफ द फोकाई रहता है। सेकंड लॉ बोलता है भाई तू यहाँ से ले कि यहाँ से ले, बराबर किधर से भी ले, कोई भी फोकाई से हमेशा क्या रहेगा, इक्वल एरिया ट्रैवल करेगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एक प्लैनेट, अगर उसका लाइट जर्नी हम देखेंगे। और थर्ड लॉ बोलता है द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब, is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun। तो हमने बीच में कांस्टेंट लाइन भी फाउंड आउट। सो दिस वाज ओवर द ग्रेविटेशन, हमने फर्स्ट पार्ट देखा, ऐसा हम नेक्स्ट पार्ट में आगे कंटिन्यू करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो डू हिट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द बटन एंड गिव अस अ जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू गाइस, बी वियर्ड, बी वीडियोस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।